हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको दो तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा। एक तो 5 नंबर में आएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव में भी इसका उपयोग है। तो सिर्फ बिहार बोर्ड नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आप, यदि फिजिक्स का एग्जाम देना है तो उसमें आपको इसका जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना में, यहाँ पे एक टर्म है रचनात्मक, थोड़ा सा समझना है। कह रहा रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण का शर्त प्राप्त करें। ये रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण का भी कुछ कंडीशन है कि किस कंडीशन में रचनात्मक व्यतिकरण होगा और किस कंडीशन में विनाशी व्यतिकरण होगा। आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि व्यतिकरण दो तरह का है, रचनात्मक और विनाशी। ये दोनों का कुछ स्पेशल कंडीशन है। तो पहले इसको हम लोग मैथमेटिकल समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समय देना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। हम यदि 1 नंबर में ये लिखे कि रचनात्मक व्यतिकरण का शर्त, रचनात्मक व्यतिकरण का शर्त, समझना है थोड़ा सा इसको, क्या कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले आपको रचनात्मक व्यतिकरण का मतलब जानना चाहिए कि क्या है। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि रचनात्मक व्यतिकरण तभी होगा जब तरंगों के मिलने के बाद प्रकाश का तीव्रता मैक्सिमम हो। यदि तरंगों के अध्यारोपण के बाद प्रकाश का तीव्रता मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए, तो आप कहेंगे रचनात्मक व्यतिकरण है। और तीव्रता का सूत्र भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सूत्र आपका तीव्रता का था कि आई, ये हम लोग सिद्ध किए हैं क्लास में, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2, और अंडर रूट में था I1 और कितना I2। और यहां पे था, आप याद कीजिएगा, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहां पे था आपका cos फाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये सूत्र को से आप मिल चुके हैं। और आप थोड़ा गौर से देखिए इसको। यदि अलग अलग प्रकाश के तरंग का तीव्रता यहाँ दिया हुआ है कितना I1, ये दिया हुआ है कितना I2, आपको पता है। और ये फाई को हम लोग कहते हैं कला, दैट इज फेज, फेज पता है। तो तरंगों के मिलने के बाद परिणामी तीव्रता का मान आप निकाल सकते हैं। रचनात्मक व्यतिकरण होने के लिए इतना तो फिक्स है कि प्रकाश के तीव्रता का मान मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होने के लिए +1 होना चाहिए, यह कंडीशन है। क्योंकि +1 के अलावे फाई के किसी भी मान पर तीव्रता का मान मैक्सिमम नहीं होगा, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। कुल मिला कितना हमारे दिमाग में फिक्स है कि प्रकाश का तीव्रता अधिकतम होने के लिए cos फाई का मान कितना होना चाहिए भाई। तो cos फाई का मान होना चाहिए +1। +1 होने के लिए फाई का मान कितना होना चाहिए। तो +1 होने के लिए फाई का मान कम से कम होना चाहिए 0, यानी 0 डिग्री होगा। तो cos फाई का मान +1। क्या 0 डिग्री के अलावे भी कोई और वैल्यू है, ये आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल सोचेंगे हम लोग। यदि आप बायो के भी स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल सोचना है। अब देखिए, एक तरंग का ये है, एक तरंग का ये है। अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, एक डायरेक्शन में है। अब यदि एक तरंग यहां पे आ जाए तो
फाइ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब एक तरंग इधर चला जाए, ये हो जाएगा 180 डिग्री, थोड़ा समझना है 180 डिग्री। अब ये चला जाए यहां पर तो 270, अब फिर ये यहीं पे आ जाए तो 360 डिग्री। थोड़ा बात को समझेंगे, ये इनिशियल पीरियड में दोनों इस डायरेक्शन में था तो 0 डिग्री, ये 90, ये शाहरुख खान हो गया आपका कितना भाई 180 डिग्री। यहां देखिए हाथ चला गया नीचे 270, ये फिर यहां पे आ गया तो फिर कितना 360। तो cos 360 डिग्री का मान भी कितना होता है +1 ही होगा। इसलिए दूसरा वैल्यू भी आपको मिलेगा कब आए, जब ये हो जाए कितना 2 पाई। बात थोड़ा समझना है, रेडियन में 2 पाई बोलेंगे हम लोग। तो 0 डिग्री पर भी मिलेगा, 360 डिग्री पर भी मिलेगा। क्या इसके अलावा भी कोई है फाइ का मान कि cos फाइ का मान +1 हो जाए तो है। हाँ 3 पाई में कभी भी आपका इसका वैल्यू +1 नहीं होगा, तब होगा किसमें, ये होगा 4 पाई, ये होगा 6 पाई, ये होगा 8 पाई। इस तरह से डॉटेट आप कर सकते हैं। यानी यदि कलांतर का मान 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए या 8 पाई बढ़ता चला जाए तो cos फाइ का मान कितना होगा +1 होगा। और यदि cos फाइ +1 हो गया तो i का मान कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ये भी तो एक कंडीशन है कि भाई यदि कलांतर का मान 0 डिग्री होना चाहिए तब हम मैक्सिमम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे मैक्सिमम। कलांतर का कहना है कि मेरा मान 2 पाई होगा तब फिर आपका i मैक्सिमम होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा तो मैक्सिमम होगा। तो एक कंडीशन आपको कलांतर के हिसाब से देना है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या पाई का, देखिए यहाँ पे कौन गुणज है, थोड़ा गुणज को दिमाग में रखना है। ये पाई का देखिए यहाँ पे 2 से गुना है, यहां 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आप 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये सब सम संख्या है। यानी रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फेज डिफरेंस यानी कलांतर का मान 0 है तो चलेगा, अदरवाइज पाई का सम गुणज है फिर भी चलेगा, विषम गुणज में नहीं चलेगा। यदि आप चाहते हैं प्रकाश का तीव्रता मैक्सिमम हो तो आपको कलांतर का मान 0 या पाई का सम गुणज होना चाहिए। दैट इज कंडीशन ऑफ कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इससे हम लोग एक लाइन में कहेंगे कि अतः, बहुत सुंदर पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको। अतः रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान, यानी इसको हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस का मान कितना होना चाहिए भाई, 0 है तो चलेगा, 0 ये चलेगा, या किसका, पाई का कौन गुणज, सम गुणज, सम गुणज यानी इवन मल्टीपुल होना चाहिए, सम गुणज। ये देखिए पाई का सम गुणज होना चाहिए, ये कंडीशन है। किसका कंडीशन है यार, ये है रचनात्मक व्यतिकरण का पहला शर्त कि फाइ का मान 0 या पाई का समगुणज होना चाहिए। अंतर, पथांतर, पथांतर को हम लोग डेल्टा x से डिनोट करेंगे। यह है पथांतर। आइए देखते हैं पथांतर क्या। पथांतर मतलब पथ में अंतर, पथांतर का मतलब पथ में अंतर। और पथांतर और कलांतर में क्या रिलेशन है ये हम एक वीडियो में बना चुके हैं। तो पथांतर और कलांतर ये दोनों में रिलेशन जानने के लिए आपको मेरा बैक से फिर वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें कि आपको हम समझाए हैं दोनों में क्या रिलेशन है।
तो आइए हम लोग पिछले क्लास में पथांतर और कलांतर में एक रिलेशन आया था जो शायद आपको याद होगा, नहीं है तो आप अभी देख लीजिए। कलांतर बराबर एक फॉर्मूला आया था, ये था 2 पाई बटे लेमडा, 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर। थोड़ा सा समझने का प्रयास। कलांतर बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर। अब ये कैसे होता है इसका जवाब तो आपको अलग से देखना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग ये सूत्र को मान के चले, ये कलांतर और पथांतर में इस तरह का रिलेशन होता है। तब आइए बात करते हैं। हमको पथांतर का मान निकालना है, किसके लिए निकालना है? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। किसके निकालना हम लोग को? ये रचनात्मक व्यतिकरण के लिए निकालना है। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान कम से कम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या पाई का समगुणज होना चाहिए। तो इसको समान सूत्र में कैसे लिखेंगे कलांतर को? तो हम लोग लिख देंगे इसको 2n और कितना? पाई। n का मान 0 करेंगे आप, ये देखिए कलांतर 0 हो गया। n का मान 1 करेंगे तो 2 पाई, n का मान 2 करेंगे 4 पाई, n का मान 3 करेंगे 3 पाई। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान समान सूत्र बोलते हैं, दैट इज जनरल फॉर्मूला। तो 2n पाई, इसके जगह लिखना आपको बराबर 2 पाई बटे कितना है आपका? लेमडा, और इसको हम लोग डेल्टा x लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पाई 2 और ये 2 पाई कट गया, जो कट गया उसको काट देना है। अब n बराबर कितना बचा? डेल्टा x बटे कितना? लेमडा। केवल n बचा था, इधर 2 पाई कट गया, 1 बटे लेमडा बचा था, और इंटू कितना बचा? डेल्टा x, मतलब पथांतर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो डेल्टा x का एक फॉर्मूला निकलेगा, दैट इज n लेमडा। याद रखना यहां पर n बराबर फिर भाई 0 1 2 3 डॉट डॉट 4 5 6 7 हो जाएगा। अब यदि आप n का मान 0 रखेंगे तो पथांतर कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि डेल्टा x बराबर n बराबर 0 रखेंगे तो पथांतर 0, n बराबर 1 कहेंगे तो लेमडा, n बराबर 2 कहेंगे तो कितना? 2 लेमडा, इस प्रकार से 3 लेमडा, फिर 4 लेमडा, और इस तरह से डॉट कर देंगे हम लोग। अब आप थोड़ा गौर से देखिए कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर का जो मान होता है डेल्टा x इक्वल टू कितना? n लेमडा। अब इस डाटा को थोड़ा गौर से देखिए कि ये लेमडा है, फिर 2 लेमडा है, फिर कितना है? 3 लेमडा है, फिर कितना है? 4 लेमडा है, बट कहीं 3.5 लेमडा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रचनात्मक व्यतिकरण में 3.5 का कोई चांस नहीं, या तो लेमडा, या तो उसका डबल 2 लेमडा, या तो 3 लेमडा, या तो 4 5 6 7 सब चलेगा। मतलब स्पष्ट है कि हम लोग ये कहेंगे कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान कितना होना चाहिए? या तो 0 चलेगा, या लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का क्या मतलब? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ना के 3.5 गुना, 4.25 गुना नहीं चलेगा। दैट इज, ये समझना है आपको, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। डेल्टा x का मान होना चाहिए 0, या लेमडा का कैसा गुणज? दैट इज पूर्ण गुणज होना चाहिए।
दैट इज टू कंडीशन है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, एक कलांतर के रूप में, दूसरा पथांतर के रूप में। अब आप खेल खेल में इसको कभी रिकॉल कर लोगे कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होना चाहिए और कलांतर का मान क्या होना चाहिए। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इतना आपको रचनात्मक था। अब हम आएंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण का कंडीशन क्या है? तो विनाशी व्यतिकरण देखते हैं क्या चीज है, कौन सा शख्स है, क्या चाहिए इसके लिए। विनाश के लिए तो बहुत हथियार है क्या, तो देख लेंगे। शर्त दो रूप में निकलेगा, एक कलांतर, दूसरा पथांतर। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि विनाशी व्यतिकरण तभी होगा जब प्रकाश की तीव्रता कितना होगा, मिनिमम होगा। आपके पास सूत्र है I इक्वल टू, ये आपका परिणामी है, इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। और यहां पर एक शख्स था, याद करो, यहां पे एक शख्स था, उसका नाम था कॉस फाई। जनरल सूत्र तो यही है ना। आप तीव्रता को फोन लगाएंगे, तीव्रता यही बोलेगा कि पहले सूत्र लिख ले, सूत्र से पता चलता है। रियली में सूत्र से पता चलता है यदि आप चाहते हैं कि I का मान मिनिमम हो, ये बेचारा का मान सबसे कम हो जाए, ये आप चाहते हैं, ये रिड्यूस कर जाए, घट जाए, कम से कम हो जाए, तो कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अतः तीव्रता का मान का, तीव्रता गुण का गाछ के तारी है, इसमें तीव्रता का मान क्या होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए कॉस फाई का मान कितना चाहिए, तो कॉस फाई का मान -1 होना चाहिए। ये भी कंडीशन ही हो गया इसका। तो कॉस फाई इक्वल टू -1, ये कब होगा, आपको पता है, त्रिकोणमिति आप सभी लोग पढ़े हैं। तो जब होगा तब जब फाई का मान कम से कम कितना चाहिए भाई, 180 डिग्री चाहिए, तभी -1 होगा। दूसरा कब होगा, इसके बाद सोचना है, सोचो जरा। यदि फाई का मान पाई है तो कॉस फाई -1, बट दूसरा कौन सा एंगल है जहां पर कि ये -1 होगा, तो जवाब आपका आना चाहिए कितना। आप देखिए सेकंड के लिए 0 डिग्री में चांस नहीं है, 90 में भी -1 नहीं है, ये पाई 180 डिग्री में है, 270 में भी नहीं है, फिर 360 में भी नहीं है, फिर यहां तक में नहीं है, फिर यहां आएंगे तब है। इसका मतलब यहां तक एक पाई और 2 यानी 360 में ये 2 पाई हो जाता है, तो 3 बार करना पड़ेगा। मतलब कम से कम कितना चाहिए, तो 3 पाई चाहिए। थोड़ा समझना है बात को, पाई चलेगा, 3 पाई भी चलेगा, 4 पाई तो नहीं चलेगा। जैसे 4 पाई लिखोगे वहां से फोन आ जाएगा आपको तुरंत रचनात्मक से, तो बोला मेरा कंडीशन है, तुम क्या लिख रहा है। तो 3 के बाद सीधा 5 पाई चलेगा, इसके बाद 7 पाई भी दौड़ेगा। अब डाउट कर देना भाई, इसी तरह हो गया। यानी कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान क्या होना चाहिए, पाई का कैसा गुना है, देखो यहाँ पे ये सब विषम है, और नंबर में है, मतलब पाई का विषम गुणज होना चाहिए। कि फाई बराबर जो होना चाहिए 2, और नंबर में जाना है इसको, तो ये माइनस दे के भी दे सकते हैं आप, -1 ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, और यहां पे क्या दे देंगे, पाई। थोड़ा समझना है बात को। n का मान हम 1 रखेंगे, तो 2n, 2 - 1 बचेगा, तो केवल पाई होगा।
अब इसका मान हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में कितना बचा 3, तो 3 पाई होगा। इसका मान 3, 3 दूनी 6 माइनस कितना 5, तो 5 पाई होगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि n का मान कम से कम 1 2 3, अब डाउट मार दो। तो इसको हम लोग कहते हैं सामान्य सूत्र। ये भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान होता है। 4 उल्टा सीधा चॉइस देगा, आपको उसी में से पकड़ना है कि राइट आंसर क्या है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि अतः विनाशी, हम विनाशी की बात कर रहे हैं, अतः विनाशी व्यतिकरण के लिए किसका मान, कलांतर का मान कितना होना चाहिए भाई, फिगर देख के बोलना है। पाई का कौन गुणज, बोलो विषम गुणज, इसको और मल्टीपुल बोलेंगे हम लोग। पाई का विषम गुणज होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। पिछले क्लास में ये नालायक सम गुणज था, अब ये क्या हो गया विषम गुणज, ये दिमाग में रखना है। और ये हो गया आपका कलांतर का। अब इसके बाद हम लोग आएंगे पथांतर, इसी का भाई है पथांतर, जिसको आप डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। ये है पथांतर। आइए देखते हैं पथांतर क्या होगा। तो अब देखिए पथांतर क्या होगा। अभी हाल फिलहाल आप पढ़े हैं कि कलांतर बराबर, बोलो बोलो किसी को याद है तो, कलांतर बराबर 2 पाई बटे कितना लैम्डा, और इनटू हो जाएगा पथांतर। तो शॉर्ट करिएगा तो कलांतर को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं, बराबर 2 पाई बटे लैम्डा तो रहेगा, और इसको आप डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। विनाशी व्यतिकरण के लिए फाइ का मान, पाई का कौन गुणज था अभी, सम गुणज के विषम गुणज। तो जवाब आपके पास क्या है सर, अभी तुरंत बताए विषम गुणज। और तो इसका जनरल सूत्र लिखेंगे 2n-1, ब्रैकेट बंद करेंगे आप, और बगल में क्या लिखेंगे पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू कितना डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो मरने वाला उसको तो मारना ही पड़ेगा ना भाई, उसको जलाने से क्या फायदा है। ठीक है, पाई काट रहा था, अभी काट दीजिए ना इसको, अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब कोना कोनी आप गुना कर लीजिए, देखिए आपका क्या निकलेगा, निकलेगा डेल्टा एक्स इंटू 2 है बराबर 2n-1 इंटू कितना ये लैम्डा लिखेंगे। इसलिए डेल्टा ही पथांतर निकल रहा है, डेल्टा एक्स बराबर कितना भाई, तो उधर वाला देखना आपको, डेल्टा एक्स एक बार दिखाएंगे आप। ये देखिए डेल्टा 2 था बराबर इतना था ना, हमको इसका मान निकालना है, तो 2n-1 लैम्डा बटे कितना 2, ये हो जाएगा 2n-1 और लैम्डा बटे कितना 2। याद रखना ये किसका मान है, ये हो गया पथांतर का। किसका मान है, पथांतर का। यहां पर भी n बराबर कितना 1 2 3 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहां पे वहां का हम लोग मान रखेंगे 1, ये कितना हो जाएगा 1 यानी लैम्डा बटे कितना 2, इसका मान क्या हम लोग कितना 2 2 दूनी 4, 3 लैम्डा बटे कितना 2, फिर 3 तो 5 लैम्डा बटे कितना 2। इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो डेल्टा एक्स का मान यहां निकलेगा, तो यदि आप 1 रखते हैं तो कितना लैम्डा बटे 2, 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बटे 2, और 3 रखे तो 5 लैम्डा बटे 2। इसका मतलब क्लियर है
ये देखिए कि लेमडा बटे 2 यहाँ पर कितना गुना 3 लेमडा बटे 2, ये कितना 5 लेमडा बटे 2। तो ये साफ सुथरा भाषा में क्लियर कट में जवाब यही होगा कि पथांतर का जो मान होगा लेमडा बटे 2 का कैसा गुना, 1 3 5 आ रहा है तो कौन गुना होगा, दैट इज विषम। तो यही एक लाइन आपको लिखना है कि अतः विनाशी व्यतिकरण के लिए, बरियारी कोई बात नहीं, फेयर देख के लिखना है, व्यतिकरण के लिए क्या होगा भाई, के लिए पथांतर का मान कितना, पथांतर का मान किसका, तो नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं हम लोग लेमडा बटे 2 का, लेमडा बटे, यार लेमडा बटे 2 लिखे हैं, लेमडा बटे 2 का कौन गुणज, तो विषम गुणज, विषम गुणज होना चाहिए। ये दो शर्त था दोनों का, एक कलांतर के रूप में, दूसरा किसमें, पथांतर के रूप में। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये दोनों शर्त क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम बात आपसे कर लेंगे।